ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लेटेस्ट कवर पर दिखता है, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे कभी ना टोको। संकेत साफ है, अब अमेरिका और चीन का आपसी कंपटीशन किससे छिपा है। सीज फायर की टाइमिंग भी अहम है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा अब भी बरकरार है और ईरान ने जहाज़ों के लिए वैकल्पिक रास्ता सुझाया है। क्या माइंस का डर दिखाकर दुनिया से दबाव बनाया जा रहा है और वसूली का नया खेल शुरू किया जा रहा है? आज इसी सवाल पर गहराई से पड़ताल करके बताएंगे आपको। और दो राज्यों असम और केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान कराए गए। दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही चरण में मतदान होना था। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। दिन भर की अपडेट आज के शो में। और तमिलनाडु की राजनीति इस समय उबाल पर है। सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में हर एक वोट की अहमियत बढ़ गई है, यानी एक एक वोट की कीमत इस बार सोने के बराबर है। और कौन कौन से सियासी खेल हैं इस बार नतीजे जो तय कर सकते हैं, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी दुनिया की नजरें अब भी टिकी हुई हैं, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन इस बीच अब ईरान ने जहाज़ों के लिए एक नया वैकल्पिक रास्ता सुझाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का कदम है या माइंस और खतरों का डर दिखाकर अन्य देशों से दबाव और वसूली का एक नया तरीका खोजा गया है। इस तनाव की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई और समुद्री सुरक्षा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के व्यापार और ऊर्जा के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं और हर देश इस बात को लेकर चिंतित है कि अब आगे क्या होगा। आज हम जानेंगे कि ईरान ने वैकल्पिक मार्ग आखिर क्यों सुझाया, इसके पीछे की रणनीति क्या है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर भी पूरी दुनिया में पड़ा है। इस महीने ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में लगभग 1 दर्जन बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन हमले अब भी जारी हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने ये अहम समुद्री मार्ग बंद कर रखा है, जिसकी वजह से अब तक सिर्फ 2 से या 3 जहाज स्ट्रेट से गुजर पाए हैं। ईरान ने अब एक वैकल्पिक मार्ग भी सुझा दिया है। इस नए रास्ते में जहाज ओमान सागर से लारक द्वीप के उत्तर हिस्से से फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ेंगे और बाहर निकलते समय लारक द्वीप के दक्षिणी हिस्से से ओमान सागर की तरफ जाएंगे। तो ये पूरा नक्शा और ये पूरा मैप बना के दिया हुआ है कि एक ये भी रास्ता है। और इस मार्ग पर खास बात यह है कि IRGC का कड़ा नियंत्रण रहेगा और जहाज पूरी तरह से ईरानी जांच के दायरे में रहेंगे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने यातायात को फिर से विभाजित किया है ताकि किसी भी संभावित टकराव से बचा जा सके। सीज फायर के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय तनाव फिलहाल कम नहीं हुआ है और अभी उम्मीद भी कम है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में कम से कम 182 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिबाफ ने कहा है कि प्रस्तावित वार्ता जो दी गई है उसका कोई तर्क ही नहीं निकलता, क्योंकि अमेरिका ने युद्ध विराम की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। आपको कल हमने बताया था कि 10 शर्तें रखी गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही लेबनान में हमले कर दिए गए। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष खत्म करना युद्ध विराम का एक हिस्सा था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने इसे मान्यता नहीं दी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति अब भी खतरे में है। ईरान का वैकल्पिक रूट सिर्फ सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, बल्कि ये सैन्य और राजनीतिक रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। समुद्री सुरक्षा, वैकल्पिक मार्ग और टकराव से बचाव अब भविष्य के लिए बड़ी चिंता बन चुके हैं। तो साफ है बिल्कुल कि हॉर्मुज स्ट्रेट की ये नई रणनीति सिर्फ एक समुद्री मार्ग तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक शक्ति, रणनीति और सुरक्षा का एक बड़ा खेल बन चुकी है। अब देखना होगा कि इस खेल में कौन कौन से देश परेशान होते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं। और देश में आज चुनाव का उत्सव रहा। केरल, असम और पुडुचेरी में छुटपुट घटनाओं के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए। इसके साथ आज त्रिपुरा में भी उपचुनाव कराए गए। सुबह 7 बजे से
5 बजे तक वोटिंग चली। उत्तर त्रिपुरा जिले की धर्मनगर विधानसभा के 55 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के साथ मतदान किया गया। सबसे पहले बात करते हैं असम की, तो यहाँ 126 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही, जबकि कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष के तौर पर एक मजबूत चुनौती भी देता रहा। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2023 के परिसीमन के बाद कई सीटों के समीकरण यहां बदल गए हैं। असम में विकास, बुनियादी ढांचे और पहचान की राजनीति एक बड़ा मुद्दा बना हुआ रहा और यही तय करेगा कि जनता आखिर किसे मौका देती है। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीटों का समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। ऐन चुनाव से 2 दिन पहले सोची समझी रणनीति के तहत सीएम हेमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट का मामला उठाया, पेच जरूर फंसाया। पूरे ड्रामा का अब कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। इसका रिजल्ट 4 मई को पता चलेगा। अब बात करते हैं केरल की, जहां 140 सीटों पर मुकाबला हुआ। केरल की राजनीति हमेशा से वैचारिक रही है, कभी कांग्रेस तो कभी वामपंथियों का गढ़ रही। केरल क्षेत्रीय पार्टियों को पसंद करने लगा। इस बार की तस्वीर बिल्कुल भी साफ नहीं है। एक तरफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में बने रहने की कोशिश करता रहा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ वापसी के लिए पूरा जोर लगाता रहा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है। हालांकि परंपरागत रूप से राज्य में मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही है। धीरे धीरे बीजेपी अपने कदम यहाँ मजबूत कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई और कल्याणकारी योजनाएं यहाँ के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे रहे। अब नजर पुडुचेरी पर, जहाँ 30 सीटों पर चुनाव किया गया। यहाँ मुकाबला सीधा एनडीए और कांग्रेस गठबंधन के बीच है। छोटा राज्य होने के बावजूद यहाँ की राजनीति बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हर सीट का असर सीधे सीधे सरकार बनाने पर पड़ता है। तो असम में सत्ता बचाने की चुनौती, केरल में विचारधारा की लड़ाई और पुडुचेरी में गठबंधन की ताकत, तीनों जगह चुनाव अलग अलग कहानियां बयां कर रहे हैं। शुरुआती घंटों में अच्छा मतदान दर्ज किया गया, जो ये दिखाता है कि जनता इस बार सक्रिय रूप से चुनाव में भाग ले रही है। ये संकेत है कि मतदाता इस बार बदलाव या स्थिरता जो भी चुनेंगे, सोच समझ कर चुनेंगे। तो साफ है कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की सियासत की अगली दिशा तय करने वाली एक बड़ी जंग जरूर है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां राजनीति इस बार बेहद रोमांचक मोड़ पर है। अब क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। साल 2021 की बात करें तो यहां सिर्फ कुछ हजार वोटों से ही नतीजे बदल गए थे और अब 69 सीटें ऐसी हैं जो पूरी तस्वीर बदल सकती हैं। क्या डीएमके अपनी सत्ता बचा पाएगा या एनडीए और नए गठबंधन इस बार बाजी मार लेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है। थलपति विजय की बात करें तो नई पार्टी टीवीके के साथ वो भी चुनाव मैदान में है, जो कई सीटों पर खेल बदल सकते हैं। हर वोट की कीमत इस बार यहाँ सोने के बराबर है और यही वजह है कि चुनाव का माहौल बेहद रोमांचक और अप्रत्याशित नजर आ रहा है। मतलब कहीं कुछ थाह नजर नहीं आ रही कि किस तरफ मतदाता जा रहा है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ होता है कि राजनीति के खेल में कभी भी चीजें पहले से तय नहीं होती। उस समय एनडीए गठबंधन कुल 75 सीटों पर जीत पाया था, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी थी 118 सीटें। 43 सीटें पीछे था। वहीं डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने 159 सीटें हासिल कर ली। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि 39 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत और हार का अंतर मात्र 5000 वोटों से भी कम था। इसका मतलब यह कि थोड़े से बदलाव से, वोटों के बंटवारे से पूरी राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। इस बार चुनाव का परिदृश्य पहले से बहुत अलग है। एनडीए ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल दी है। बीजेपी, एआईएडीएमके और पीएमके के अलावा टीटीवी दिनाकरण की, एएमएमके, टीएमसीएम और कई अन्य दल भी ऐसे हैं जो क्षेत्रीय गठबंधन है, अपनी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हैं अपने क्षेत्रों पर, और ये सारे के सारे गठबंधन में शामिल हैं। इस नए गठबंधन का मकसद वोटों के बिखराव को रोकना है, कई सीटों पर फायदा पाना है और थलपति विजय की टीवीके भी कई सीटों पर मजबूत दावेदारी दे रही है। डीएमके के वोट काट सकती है। इसका सीधा तौर पर जो असर होगा वो चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा। पिछले चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत और हार का अंतर मात्र 1000 वोट से भी कम था। 1000 से 2000 वोट के अंतर वाली 11 सीटें थी और 2 से 3000 के वोट के अंतर वाली 5 सीटें।
3000 से 4000 और 4000 से 5000 के वोटों वाली कुल 15 ऐसी सीटें थी। तो कुल मिलाकर 5000 से कम वोटों वाले 39 सीटें पूरी तरह से खेल पलट सकती हैं अगर एनडीए अपने वोट बैंक को मजबूत रखता है और नए सहयोग से सीटों पर जीत हासिल कर लेती है तो उनकी सीटें आसानी से 100 पार कर जाएंगी। इस बार चुनाव केवल दलों की ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा, गठबंधन, वोटों का बंटवारा और छोटे छोटे बदलाव ही तय करेंगे कि कौन बाजी मारेगा। राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं कि ये मुकाबला त्रिकोणीय है जिसमें डीएमके, एनडीए और टीवीके के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के हर जिले में ये मुकाबला बेहद रोमांचक है। हर वोट की अहमियत है। युवाओं और नए मतदाताओं के लिए चुनाव बेहद खास मायने रखता है। यहाँ छोटे छोटे बदलाव पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल देंगे। इस बार कोई भी सीट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति इस समय हर नज़र और हर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। तो वोट की कीमत इस बार यहाँ एक सोने के बराबर है। तो देखना होगा कि तमिलनाडु के चुनाव क्या रंग लाते हैं और किसको यहाँ सत्ता मिलती है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।